हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेम इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हमारा डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि आरसीसी क्या होता है और द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि कॉलम, बीम, फुटिंग्स, स्लैब्स एक्सेट्रा के बारे में हमने जाना। और आज हम जानने वाले हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि है लोड्स ऑन बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग्स पे किस किस टाइप के लोड्स आते हैं और उनके हिसाब से हम कौन कौन से टाइप, मतलब कैसे कैसे हम उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हर टाइप के लोड्स को हमें अकाउंट करना होता है, हर टाइप के लोड को शामिल करना होता है। क्योंकि ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ लाइक लाइव लोड या फिर मतलब जो बिल्डिंग का सेल्फ वेट है सिर्फ उसी को एनकाउंटर करने के लिए जो है उसके हिसाब से हम जो है फाउंडेशन को डिज़ाइन करें, बल्कि इसमें बाकी कई सारी ऐसे एडिशनल लोड्स जो होती हैं, जो आपको यहाँ पे पेपर पे दिख रहा है, इस सारे टाइप्स के लोड को हम अकाउंट करके अकॉर्डिंग टू सिनारियो कहाँ पे कौन सा लोड लेना है, ये भी एक सिनारियो होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उस हिसाब से हम लोग लोड को अकाउंट करते हैं। तो सबसे पहले लोड्स ऑन बिल्डिंग में हम देख पा रहे हैं कि इट कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। द फर्स्ट इज वर्टिकल लोड्स। ठीक है, वर्टिकल लोड्स मतलब जो ऊपर से नीचे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स के ऊपर से नीचे तक आते हैं, उसको वर्टिकल लोड्स बोलते हैं। उसी तरह है हॉरिजॉन्टल लोड। हॉरिजॉन्टल लोड मतलब जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, जो बिल्डिंग के फेसेस पे लगती है, उन लोड्स को हम हॉरिजॉन्टल लोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लोड्स पे कौन कौन से लोड्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक है डेड लोड, दूसरा लाइव लोड, स्नो लोड एंड इम्पैक्ट लोड। ठीक है, तो डेड लोड क्या होता है, व्हाट इज डेड लोड? डेड लोड अगर आपको सिंपल तरीके से समझना है तो डेड लोड इज द सेल्फ वेट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, डेड लोड मतलब all those the weight of all those structures that are permanent in a building or any structure is known as the dead load। ठीक है, उन सारे कंपोनेंट्स के वेट जो कि किसी भी स्ट्रक्चर में परमानेंट है, जो मूवेबल नहीं है, उन सबको डेड लोड में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब डेड लोड के डिज़ाइन के लिए, जैसे कि मैंने बोला, हर एक चीज़ का हमें डिज़ाइन करना है। तो डेड लोड के डिज़ाइन के लिए हमारे पास IS 875 है। 875 में पार्ट 1 में दिया गया है इसके सारे किस तरीके से हम डेड लोड्स की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है डेड लोड समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं लाइव लोड। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स है वो उसे हमने अपने अर्लियर सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रिकॉल कर लीजिएगा। लाइव लोड क्या होता है? लाइव लोड आर द मूवेबल लोड्स इन द बिल्डिंग। मतलब फर्नीचर हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हम चलते हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई व्हीकल चलता है, जैसे हॉस्पिटल्स में ट्रॉलीज चलती हैं, वो सारे जो है लाइव लोड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी डिज़ाइनिंग किया जाता है। लाइव लोड जो है उसके लिए क्या है, IS 875 में ही पार्ट 2 में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे हम लाइव लोड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम स्नो लोड्स। जैसे कि मैंने कहा था, अकॉर्डिंग टू सिनारियो हमें लोड्स को अकाउंट करना होता है। अब अगर हम हॉट राजस्थान में जाके स्नो लोड, राजस्थान में कोई बिल्डिंग अगर हम बनाने जा रहे हैं तो स्नो लोड को तो कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे स्नो गिरेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्नो लोड कहाँ पे कंसीडर करना है? जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, या फिर साल के किसी भी टाइम पे स्नो आ सकता है, और इतना ज़्यादा स्नो जिसका कोई अकाउंटेबल लोड्स हो। ठीक है, उस हिसाब से हम स्नो लोड को डिजाइन करते हैं। उसके बाद आता है इम्पैक्ट लोड। अब इम्पैक्ट लोड की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट लोड्स आर दोज लोड्स विच आर एक्टेड ऑन अ बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर इन अ सडन। मतलब वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, अचानक से कोई भी इम्पैक्ट आता है किसी भी बिल्डिंग पर, तो उसको हम इम्पैक्ट लोड करते हैं। किस टाइप का इम्पैक्ट? जैसे कि मानो कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, या किसी भी किस्म का फर्नीचर जो है ऊपर रखा हुआ है किसी बिल्डिंग में, और वो अचानक से गिर गया फ्लोर पे, तो फ्लोर पे वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि एक बार क्या होता है कि एक एरोप्लेन पूरी बिल्डिंग में क्रैश हो गया, तो वो एक इम्पैक्ट लोड है ना। अचानक किसी ने भी वो डिज़ाइन थोड़ी किया होगा, उस हिसाब से सोचा भी नहीं होगा कि एक बिल्डिंग में एरोप्लेन आके गिर जाएगा, तो वो इम्पैक्ट है। तो कितना इम्पैक्ट एक बिल्डिंग झेल सकता है, उसी हिसाब से उसको
मतलब कितना उसको झेलना चाहिए, उस हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। दीज आर कॉल्ड इम्पैक्ट लोड। उसके बाद आता है हम हॉरिजेंटल लोड्स पर। तो हॉरिजेंटल लोड में हम देख सकते हैं कि दो लोड्स है, विंड लोड्स एंड अर्थक्वेक लोड। तो विंड लोड्स अब कहाँ पे डिजाइन करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू सिनारियो अगेन। क्योंकि अगर एक लाइक ग्राउंड फ्लोर वाली बिल्डिंग है, एक ही तल्ले की बिल्डिंग है, या फिर 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे हम लोग विंड लोड कभी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि विंड लोड वहाँ पे उतना ज़्यादा देगा भी नहीं। और अगर अगर 5 स्टोरी बिल्डिंग या फिर 10 स्टोरी बिल्डिंग है, और वो भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो लाइक फ्लो ऑफ एयर बहुत ही फास्ट है, तो वहाँ पे हम विंड लोड को कंसिडर कर सकते हैं। या फिर दिस इज स्पेशली गिवन फॉर जो हाई राइज बिल्डिंग आते हैं लाइक 50 फ्लोर्स, वहाँ पे हम लोग विंड लोड को मेनली कंसिडर करते हैं। इसके डिज़ाइन के लिए हमें सेम IS 875 के पार्ट 3 में प्रोविजंस, इसके मतलब गाइडलाइंस दिए गए हैं, ठीक है, पार्ट 3। उसी तरह हमारा आता है अर्थक्वेक लोड। अब अर्थक्वेक के बारे में हमने जाना ही है कि अर्थक्वेक लोड क्या, अर्थक्वेक क्या होता है। इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अर्थ सरफेस अगर शेक होगा तो ऑफ कोर्स इट विल पुट एन इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। यह भी एक टाइप का लोड देगा, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल लोड देता है अर्थक्वेक ऑन बिल्डिंग्स, और इसकी वजह से ही काफ़ी सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी डिज़ाइन के कंसिडरेशन से किसी भी बिल्डिंग को हम अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है। अब कितना भी अगर आप ज़्यादा अर्थक्वेक रेसिस्टेंस वाली बिल्डिंग बनाओगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि इट विल बी वेरी अनइकोनॉमिकल फॉर अस। तो वो अगर उतने मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आएगा ही नहीं तो वो यूजलेस है। तो देर इज सम कंसिडरेशंस कि इतने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तक झेलने का जो है हमें अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के पोजीशंस हैं और उसके ऊपर जितने जो भी मतलब एरियाज आते हैं उसके हिसाब से, लाइक रीजन्स होते हैं अर्थक्वेक जोन्स के, तो उन अर्थक्वेक जोन्स के हिसाब के वहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमें बिल्डिंग डू करना होता है, मतलब डिज़ाइन करना होता है कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में भी हमें IS जो है इसमें 1893 और IS 13920 में इसके गाइडलाइंस और इसके डिज़ाइन क्राइटेरियाज के बारे में या फिर डिज़ाइन प्रोसीड्योर्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो फाइनली लोड्स ऑन बिल्डिंग का ये टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं, और हमें अब दूसरा टॉपिक शुरू करना है। हमारा दूसरा टॉपिक है कुछ टर्मिनोलॉजीज है। सो व्हाट आर दैट टर्मिनोलॉजीज? टर्मिनोलॉजीज में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला टॉपिक वो है डक्टिलिटी के बारे में, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब मैंने लेक्चर 1 में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं। जैसे कि कंक्रीट जो है वो ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, जो और स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है। डक्टिलिटी का जो एग्जांपल होता है वो स्टील है, जैसे रिबार्स हो गए, रेनफोर्समेंट हो गए, वे सारे डक्टाइल मटेरियल्स है। तो इनका क्या होता है कि ये जो है डिफॉर्म मतलब रूफटर नहीं होते हैं, या फिर इसको अगर टेंशन दिया जाए या फिर इसमें फोर्स अप्लाइड किया जाए तो ये डायरेक्ट टूटते नहीं है, ये डिफॉर्मेशन में जाते हैं, ठीक है। पहले ये बेंड होंगे, ठीक है, उसके बाद ये जाके मतलब इनके इल्ड स्ट्रेस तक जाने के बाद उसके बाद ही ये रूफटर होते हैं। तो डक्टिलिटी का यही एक मेन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन से थोड़ी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे हम। इट इज़ डिफाइंड एज the ability of a body of a material to undergo large deformation without rupture,
रुपटर मतलब टूटना, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझो तो रुपटर मतलब टूटना। ठीक है, लकड़ी को तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, पर उससे कोई लकड़ी जो होता है वो बेंड हो जाए, जैसे बांस होगा वो बेंड होने वाला मटेरियल है तो वो डक्टाइल मटेरियल हो गया, और उसके एक लिमिट तक वो डक्टाइल होगा, उसके बाद ही वो मतलब टूटेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से डक्टिलिटी को समझे। रुफ्टर बिफोर तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया था, विथआउट रूफ्टर बिफोर फेलियर, मतलब फेलियर के टाइम पे टूटने से पहले ये डिफॉर्मेशन में जाता है, यही बेंड होगा। ठीक है, उसके बाद ही ये क्रैक्स जनरेट करके उसके बाद रूफ्टर यानी कि टूटेगा। उसी तरह हमारे पास दूसरा एक टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस के बारे में जैसे मैंने बता ही दिया कि कंक्रीट जो है वो ब्रिटल मटेरियल, या फिर हम सिविल इंजीनियर्स का काम होता है ब्रिटल मटेरियल्स को ही हैंडल करना, एक्सपेशली अगर बोला जाए तो। जैसे कि हमें जितने भी मटेरियल्स अभी तक मिलते हैं वो सारे ब्रिटल होते हैं। जैसे कि अगर ब्रिक की बात की जाए, ब्रिक भी एक ब्रिटल मटेरियल है, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है। उसी तरह जो सोयल है या फिर अदर बिल्डिंग मटेरियल्स जितने भी है वो सारे के सारे ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं। तो इनमें हमें स्ट्रेंथ देना होता है। ठीक है, कैसे स्ट्रेंथ देना है कंक्रीट में, हम अगर कंक्रीट अगर एक ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें स्ट्रेंथ कैसे देंगे, उसको डक्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे डक्टाइल बनाएंगे, उसमें रिवर्स डालेंगे, डक्टाइल मटेरियल्स उसमें ऐड करते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि वो जब फेलवर करेगा उससे पहले वो कुछ साइंस देगा, लाइक क्रैकिंग्स आएंगे उसमें, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं या फिर उसको डिमोलिश करके मतलब सेफली डिमोलिश कर सकते हैं या फिर वहाँ से एस्केप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर मतलब हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर अगर सिर्फ जो कि टेंसाइल स्ट्रेस हैंडल करने वाला कोई भी स्ट्रक्चर अगर सिर्फ कंक्रीट से बनाते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ब्रिटल फेलियर आ जाएगा। ब्रिटल फेलियर के मतलब वहाँ पे कोई क्रैक्स मतलब फेलियर से पहले कोई भी साइन नहीं देगा कि वो फेल होने वाला, डायरेक्ट फेल होगा। और उसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो अंदर बैठे ऑक्यूपेंट्स है उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, या फिर उसको जो क्रैक्स है उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो डायरेक्ट फेलुअर पे आएगा। तो ब्रिटलनेस का भी हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। ब्रिटलनेस का डेफिनेशन इज द, इसका लिखेंगे, इट इज डिफाइंड as the that material that will fail suddenly without undergoing noticeable deformation. क्या कहना की कोशिश कर रहा है डेफिनेशन, वो मटेरियल्स जो सडनली फेल हो जाते हैं विथाउट अंडरगोइंग नोटिसेबल डिफॉर्मेशन, मतलब इन मटेरियल्स में डिफॉर्मेशन, जैसे कि ग्लास हो गया। ग्लास अगर टूटता है तो वो अचानक पूरा टूट जाता है, उसमें कोई मतलब डिफॉर्म नहीं होता है, वो ये टूटेगा तो डायरेक्ट क्रैक्स आएंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, उसी तरह आएगा हमारा तीसरा टर्मिनोलॉजी स्ट्रेंथ। तो बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर, मतलब कोई भी मेंबर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी मटेरियल हो, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, कितने लोड के बाद वो डिफॉर्म होगा, वो दैट विल बी इट्स स्ट्रेंथ। सो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं कि लोड कैरिंग कैपेसिटी of any structure member, सॉरी कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स और मटेरियल
मटेरियल इज इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमारा आखिरी एक टर्मिनोलॉजी है वो है सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी क्या होता है? जैसे कि स्ट्रेंथ के बारे में हमने जाना, इसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथ का मतलब एक स्ट्रक्चर कितना लोड हैंडल कर सकता है या फिर कितना लोड विदस्टैंड कर सकता है विदाउट गोइंग डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन होने से पहले तक का कितना लोड एक स्ट्रक्चर विदस्टैंड कर सकता है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसी तरह सर्विसेबिलिटी मतलब इसके पूरे लाइफ स्पैन में ये जो भी इसके ऊपर जो लोड्स आ रहे हैं, किंग लोड्स या फिर जो लाइव लोड्स आ रहे हैं, उसके साथ डील करने को ही सर्विसेबिलिटी बोलते हैं। मतलब उसको विदस्टैंड करना, रेजिस्ट करना, या फिर उसको स्मूथली ट्रांसफर इट टू द फाउंडेशन, इसी को सर्विसेबिलिटी करते हैं। इट डील्स विद लाइक डिफ्लेक्शन के बाद ऑफ द बीम्स या फिर ऑफ द स्ट्रक्चर, उसके बाद डिफरेंट क्रैकिंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर, जो भी पूरे लाइफ स्पैन में जो भी मतलब डिफेक्ट्स आते हैं उसको सर्विसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, इट डील्स विद द डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, कोरोजन डबल आ रहे, ठीक है, यस आई ओ या कोरोजन, एब्रेशन ऑफ द एनी स्ट्रक्चर। तो फाइनली हमारे टर्मिनोलॉजी भी ख़त्म हो चुके हैं। आगे के टॉपिक हम दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके टॉपिक्स होंगे डिज़ाइन फिलोसफी और मेथड ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो वो हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, लेक्चर 3। उसमें हम कंटिन्यू करेंगे आगे का चैप्टर। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहें। थैंक यू गाइज।